नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वायुदाब के बारे में हमने डिस्कशन किया था और वायुदाब से पवन की तरफ हम लोग पहुंच गए थे। इतना समझ लिया था कि पवनें चलती कैसे हैं। इतना तो आपको पूर्व कक्षाओं में, पूर्व क्लासेस में आपको पता चल गया होगा कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें जो हैं वो चलती हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ पवनें चले। अंत में कहीं ना कहीं हाई प्रेशर होगा, उधर से लो प्रेशर की तरफ पवन चलेगी। ठीक ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई ढाल है। अब आप जल अगर इधर डालेंगे तो इधर से इधर जाएगा, या इधर आप डालेंगे तो इधर नहीं जाएगा, इससे और नीचे जाने का प्रयास करेगा। तो ये हाइट इसकी ज़्यादा है और इसकी हाइट कम है। एक ढाल, एक स्लोप का निर्माण हो रहा है, तो इस स्लोप पे जल ऐसे चलेगा। ठीक ऐसे पवनें भी चलती हैं। और मैंने आपको बताया था कि वायु दाब में जो ये विषमता पाई जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर के बीच में जो अंतर पाया जाता है, इसी अंतर को पाटने के लिए पवनों का संचलन होता है, पवनें चलती हैं। क्यों पाया जाता है? जाहिर सी बात है, ये ताप जनित होता है नॉर्मली, लेकिन केवल ताप जनित नहीं होता है। जो पेटियों की हमने बात की थी, उन पेटियों के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि केवल ताप जनित नहीं होता है, ताप जनित होने के साथ साथ में ये गति जनित भी होता है। इस पे अन्य चीजों का भी प्रभाव पड़ता है। चलिए एक बार फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ पर हमने कहा था कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, यहाँ पर भी टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है। इस तरीके से ये तीन जो बेल्ट हैं, इन तीनों बेल्ट को हम ताप जनित कह देते हैं। कैसी बेल्ट है? ये ताप जनित है। लेकिन इसके बाद में एक यहाँ पर कर्क रेखा के पास, एक 66.5 के पास, एक मकर रेखा के पास और एक इधर 66.5 के पास, यानी कि एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। इसको मैंने कहा था कि ये चार जो पेटियां हैं, ये ताप से तो प्रभावित थोड़ा बहुत होती ही है, लेकिन उससे ज्यादा इस पे गति का प्रभाव होता है। तो ये गति जनित पेटियां हो जाती हैं और ये गति भी किसकी होती है? ये वायु की होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कल की पूर्व कक्षा में हमने इतना डिस्कशन किया था। इतना भी आप जानते हैं कि ये जो टेम्परेचर का अंतर है, वायुदाब का अंतर है, खास करके टेम्परेचर नहीं, वायुदाब का, ये उनके बीच में पवनों का संचलन होता है। धरातल पर मान लीजिए कि ये पूरा धरातल है, इस पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिशाओं में पवनें चलती हैं। क्षैतिज रूप से जो अंतर पाया जाता है, क्षैतिज रूप से जो गतिशील हवा होती है, उसको हम पवन कह देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हाई प्रेशर है और धरातल पर यहाँ पर कहीं पे लो प्रेशर है, तो इसके बीच में जो हवा चल रही है, हवा का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो इस मूवमेंट को ही हम क्या कह देते हैं? पवन की संज्ञा दे देते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि नीचे से ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में ह्रास होता है। टेम्परेचर में ह्रास होगा तो प्रेशर में भी ऐसे ही ह्रास होगा। तो कोई पवन अगर ऐसे चलेगी, नीचे से ऊपर भी तो चल सकती है, हम धरातल पे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ चल सकती है, ऊपर से नीचे की तरफ चल सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोल देते हैं वायु धारा। इसको हम क्या बोल देते हैं? वायु। तो नीचे से ऊपर को या ऊपर से नीचे को जो पवन इस तरीके से चलेगी, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर पवन होगी, उसको क्या कहेंगे? वायुधारा। हवा का जो क्षैतिज संचलन होगा, उसको हम क्या कह देंगे? पवन। जो नीचे से ऊपर को होगा, उसको कह देंगे वायुधारा। और ये अगर हम वायुधाराओं और पवनों की बात करें तो पृथ्वी का जो अभी ये इमेज आपने देखा है, इस पर यहाँ पर एक सेल का निर्माण ये करती हैं, जिसमें दोनों का योगदान होता है। कल हमने आपको बताया था, कल की क्लास में, ऊपर वायुधाराएं जब यहाँ पर मिल रही थी, ऊपर से ध्रुवीय पवन आ रही थी और इधर से
उपोष्ण कटिबंधीय पवन इधर से जा रही थी, दोनों जब आपस में टकरा रही थी, टकराने के बाद में ऊपर उठ जा रही थी, और ऊपर उठने के बाद में यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर ये हाई प्रेशर है तो ये होता क्या है, ये लो प्रेशर होता है, ये होता है लो प्रेशर, ये फिर होता है हाई प्रेशर, ये होता है लो प्रेशर, ये होता है हाई प्रेशर, ये होता है लो प्रेशर, और यहां पर हमने क्या कहा, ये हाई प्रेशर होता ही है, पहले ही बताया है, एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, ऐसे होता है। यहां का जो लो प्रेशर था मैंने आपको समझाया था वो गतिजन्य है। वो क्या हुआ था, यहां की हवा इधर आई थी, इधर आई थी, दोनों मिली थी और टकराने के बाद ऊपर उठ गई थी, और ऊपर उठ जब गई, ऊपर ऐसे उठी, तो ऊपर उठने के बाद में वहां पे प्रेशर क्या हुआ था, कम हो गया था। तो ठीक इसी तरीके से जो ऊर्ध्वाधर हवाएं हैं और जो क्षैतिज हवाएं हैं, ये दोनों चल के क्या करती हैं, एक सेल का निर्माण करती हैं, एक चक्र को पूरा करती हैं। और इसके बारे में सबसे पहले जो चर्चाएं हुई थी उनमें से एक हैडली महोदय थे, हैडली महोदय ने भी चर्चा की थी। तो एक हैडली सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नॉर्मली जो ये नाम होते हैं वैज्ञानिकों के नाम पर ही रख दिए जाते हैं, जैसे आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया उनके नाम पर है, जैसे हमने कल आपको एक घूर्णन बल के बारे में बताया था, उसका नाम जरा सोचिए क्या है। ऐसे ही ये हैडली सेल है। तो इस तरीके से एक सेल का निर्माण होता है। अब ये जो सेल होता है, इस सेल की अगर हम बात करें तो उसको समझने से पहले एक बार हमको पवनों की दिशा कैसे निर्धारित होती है उसको समझ लेना चाहिए। क्या नाम याद आया आपको, मैंने जो आपसे पूछा था, कोरियालिस बल की बात की थी ना हमने। कोरियालिस बल की मात्रा ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होती है, बढ़ती जाती है, और जब हम विषुवत रेखा पर रहते हैं तो कम होती जाती है। चलिए थोड़ा सा हम बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं पृथ्वी को, जिससे समझ में आ जाए। 0 डिग्री ये विषुवत रेखा है, ठीक है ना। जैसे कल का फिगर था वैसा ही हम फिगर बनाएंगे, और मोटे तौर पर इसको अगर हम बांटने का प्रयास करें तो इसको एक 30 पर कर दीजिए, एक यहाँ पर 60 पे कर दीजिए। ये बना के आप साथ साथ में चलते चलेंगे तो ज्यादा समझ में आपको आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ये आपका साउथ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। इसको भी 30 डिग्री कर दीजिए, इसको भी 60 डिग्री कर दीजिए। इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। ये क्या है, इतना अब आप समझ चुके हैं कि इसको मैं अगर डायरेक्ट लिख लूं कि यहाँ पे हाई प्रेशर, सॉरी, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, और यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर लो होता है, और यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। कैसे कैसे होता है ये कल हमने वायुदाब में समझ लिया है। बात समझ में आ रही है? देखिए बहुत सही से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा हमेशा चलेगी। देखिए थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम ऐसे इस्तेमाल करें डॉटेड लाइन का। नॉर्मली होता क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाओं का प्रवाह होता है, हवाएं ऐसे चलती हैं। बड़ी समस्या होती है ये, ऐसे ही कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेंगे, परेशान मत होइए। हवाएं ऐसे चलनी चाहिए, इतना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है। कोई दो राय? 0 डिग्री के उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में आप है। दक्षिण गोलार्ध में कैसे चलेंगी, इधर हाई प्रेशर है, इससे लो प्रेशर में, ऐसे चलेंगी ना, कोई दो राय नहीं। यहां पर आइए 30 से 60 के बीच में, इधर हाई प्रेशर है और यहां पे लो प्रेशर है, तो यहां हवा कैसे चलेगी? कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिएगा, ठीक। और ऊपर बढ़ते हैं यहां पे। अब यहां पे हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो हाई से लो ही तरफ हवा चलेगी ना, तो इसकी हवा की दिशा क्या होगी, ऐसे होगी। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे हुआ है, कल की क्लास में आपने समझा है, पूरा डिटेल में हमने बताया था। यहां पर हवा कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यहां हाई इधर है, लो इधर है, तो ये जितनी बेल्ट्स का निर्माण हुआ है वो हाई और लो के बीच में ही हुआ है। यहां पर इस दिशा में चलेगी,
सामान्य तौर पर अगर केवल टेम्परेचर या वेल्ट के आधार पर हम बात करते तो हवाओं को ऐसे चलना चाहिए था, चलती हवाएं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बिल्कुल आप एक चीज पर निर्धारित नहीं कर सकते कोई चीज, और वो निर्धारण इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर एक बल की बात हमने की थी, एक विक्षेपक बल था, और वो विक्षेपक बल था कोरियालिस बल। कोरियालिस बल विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर यह भी डिस्कशन हुआ था हमारा कि वो बढ़ता चला जाता है। और कोरियालिस बल क्या करता है? कोरियालिस बल लगभग जब हम पहुंचते हैं 25 डिग्री के आसपास तो पूरा दिशा मोड़ने का काम करता है, ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था। उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल पवनों की दिशा को दाहिनी तरफ क्या करता है? कोरियालिस बल, इसका नाम है कोरियालिस बल। इसका इफेक्ट ये होता है नॉर्थ हेमीस्फीयर में ये पवनों की जो दिशा है, दिशा को दाहिनी ओर मोड़ देता है, और दक्षिणी गोलार्ध में साउथ हेमीस्फीयर में पवन दिशा को ये बाईं ओर मोड़ देता है। क्या करता है? बाईं ओर मोड़ देता है, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी जो अपनी परिधि पे घूम रही है, इस कारण से ये कोरियालिस बल लगता है। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ये कोरियालिस बल बढ़ता भी चला जाता है। तो जो वास्तव में आप ऐसा देख रहे हैं, इस तरीके का पवन प्रतिरूप नहीं पाया जाता है कि बिल्कुल हाई प्रेशर से चलाओ सीधे ऐसा चला। पवनों को कभी ऐसा देखा है कि बिल्कुल जिस दिशा में ऐसे चल रही है उसी दिशा में सीधे ऐसे आ रहे हैं? बंदूक की गोली थोड़ी ना है ये, इसमें परिवर्तन होता है, और उसका एक कारण ये है कोरियालिस बल। उत्तरी गोलार्ध यानी कि जीरो से जब उत्तर में जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध मतलब विषुवत रेखा से दक्षिण में जाएंगे। अब यहां पर मजा देखिए क्या होने वाला है। उत्तरी गोलार्ध में किधर मोड़ता है? दाहिनी ओर मोड़ता है, ये देखिए। और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मोड़ता है? बाईं ओर। तो ये जो पवन की दिशा है, ये पवन की दिशा, अब इसका दाहिनी ओर क्या होगा? यहां पर देखिए, ये ऐसे आ रहा था, तो अगर ये दाहिने मुड़ेगा तो कैसे हो जाएगा? ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे पवन चलने लगेगी। यहां जितना ज्यादा ये मुड़ता चला जाएगा, वो ऐसे ऐसे मुड़ता चला जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ेगा तो देखिए, ये ऐसी दिशा थी तो ये कैसी हो जाएगी? इस तरीके की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके की हो जाएगी। और ये दाहिने मुड़ेगी तो ऐसे हो जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या प्रभाव पड़ेगा? बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। जिस दिशा में ऐसे जा रहा है ना, जैसे हम इधर जा रहे हैं, तो अगर हम बाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे, और दाहिने मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे। तो पवन इस दिशा में जा रही है तो बाएं मुड़ेगी तो ऐसे बायां हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे मुड़ जाएगी। ये बाएं मुड़ेगी तो कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। और ये बाएं मुड़ेगी तो कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। इस तरीके से पवन का प्रतिरूप पाया जाने लगता है। बाकी बहुत सारी और चीजें हैं जो प्रभावित करेंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल पवन को उसकी दिशा के दाहिने ओर और वास्तव में दक्षिणी गोलार्ध में जैसा होना चाहिए था उसके बाएं ओर मोड़ देता है। तो पवन प्रतिरूप ऐसा सीधा ना मिलके इस तरीके का मिलने लगता है। कोई दो राय ना समझ में आया हो तो इसको एक बार रिकॉल करिएगा तो आपको समझ में ये आ जाएगा। विक्षेपण हो जाता है, ठीक है ना? इसका ये विशेषता कोरियालिस बल वाली जो थी, ये ऐसा प्रतिरूप बताया था फेरल महोदय ने। फेरल महोदय एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुआ करते थे, तो इसको फेरल का नियम भी कह देते हैं।
अगर आपसे कह दिया जाए कि फेरल नियम के अनुसार ये जो पवनें हैं वो कैसे उसमें कैसे मुड़ती हैं, तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में अपनी वास्तविक दिशा के दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में। होना ये ऐसे चाहिए था, रेड वाला जो बना हुआ है, लेकिन होता है व्हाइट वाले की तरह। बात समझ में आ रही है? होता है व्हाइट वाले की तरह, इस तरीके से मुड़ जाती है। तो दिशा तो आपको समझ में, जैसे मैं ऐसे जा रहा हूं तो जो मोड़ होगा वो जिधर हम जिस दिशा में पवन जा रही है उसके दाएं बाएं होगा, इतना दिमाग में रखिएगा बस। तो ऐसा हो जाता है, ये हवाओं का प्रतिरूप होता है, ये हवाओं का प्रतिरूप होता है। अब देखिए 2-3 चीजें और समझिएगा। यहां पर तो विषुवत-रेखीय पवनें हैं, ठीक है। यहां पर जब आप पहुंचते हैं तो इसकी दिशा, मैप पे दिशा तो आप इतना जानते ही होंगे, ऊपर नॉर्थ होती है, और अगर ऊपर नॉर्थ होती है तो इससे सारा कुछ पता है। कहीं कहीं मैप में आप देखते होंगे ऐसे तीर लगी होती है और नॉर्थ लिखा रहता है, उसके बाद में सारा आपको पता होता है, क्योंकि इधर नॉर्थ है तो इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा। भाई ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ हो जाएगा, और साउथ के इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। इनकी दिशा देखिए कैसे आ रही है, इनकी दिशा लगभग ये दक्षिण पश्चिम से आ रही है। इसको क्या बोलते हैं? इसको दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। यानी कि जब ये कार्नर वाली दिशाओं का हम निर्धारण करते हैं तो पहले उत्तर और दक्षिण को लिखते हैं, फिर बाद में पूर्व या पश्चिम को लिखते हैं। तो ये हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाता है साउथ ईस्ट, ये हो जाता है साउथ वेस्ट, और ये हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। इतनी दिशाएं आप जानते हैं। यहां पर पवन देखिए, अब इन जो पवनों का प्रतिरूप, ऊपर वाली पवन को तो सीधे ध्रुवीय पवन कह देंगे, ध्रुवों से आ रही है, इसको क्या कह देंगे? ध्रुवीय पवन कह देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए, ध्रुवीय पवन, ये जो पवन आ रही है इसको हमने नाम दे दिया ध्रुवीय पवन। ध्रुवों से आ रही थी, प्रकृति कैसी होगी? ध्रुव से आएगी, ठंडी ठंडी पवन रहेगी, है ना, कोई दो राय नहीं है इसमें। इसकी दिशा देखिए पश्चिम साइड से आने लगती है, तो इस वाली पवन को यहां पर जो चल रही है इसको पछुआ पवन कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? पछुआ पवन कह देते हैं, ठीक है ना। ये जो पवन आ रही है ये उत्तर पूर्व से आ रही है, ऐसी दिशा है यहां पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्री के आसपास, 25 डिग्री के बाद जब पहुंचते हैं तो मुड़ने की जो दिशा होती है, इसका जो प्रभाव होता है ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे लगभग पवन बिल्कुल ऐसे चलने लगती है, बिल्कुल ऐसे लगने लगता है कि पश्चिम से ये ऐसे आ रही है, तो इसका नाम पछुआ पवन हो जाता है। और यहाँ पर प्रभाव कम होता है, तो यहाँ मोड़ तो होता है लेकिन मोड़ नॉर्थ ईस्ट तक ही रह जाता है, पूरा पूरब से नहीं हो पाता है। तो यहाँ की जो पवन होती है उसको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन इसका नाम दे देते हैं। बात समझ में आ गई? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कह देते हैं। और यहां वाली, यहां पर आइए, यहां वाली जो पवन है, जब ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है तो ये किधर से आ रही है? दक्षिण पूर्व से, तो इसको नाम देते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। और ये किधर से आ रही है? इसके नीचे वाली, ये भी पश्चिम से ही आ रही है। ये उत्तरी गोलार्ध की है, ये दक्षिणी गोलार्ध की। इसकी दिशा भी यहां पहुंचते पहुंचते बिल्कुल इतना मोड़ हो जाता है कि पश्चिम की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती है कि इतना मोड़ इसमें पाया जाता है। तो ये भी पछुआ पवन है। और यहां से तो जो आएगी उसको हम ध्रुवीय पवन कहेंगे। ये दक्षिण से आ रही है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुवीय पवन हो, मतलब दक्षिण वाले ध्रुव की हो जाएगी, है ना। यहां पर जो ध्रुवीय पवन होगी ये भी पूर्वी ही होगी, क्योंकि इसकी दिशा देखिए पूरब साइड से आ रही है। यहां पहुंचते पहुंचते और झुकाव बिल्कुल ये पूरब की तरफ से ऐसे आने लगता है, मुड़ता है, और कितना मुड़ता है कि लगने लगता है बिल्कुल ये पूरब की तरफ से आ रहा है। और यहां पर भी इतना मोड़ हो जाता है कि ये पूरब तरफ से, तो यहां पर भी हम इसको कहेंगे पूर्वी ध्रुवीय पवन। यही पवनों का नामकरण होता है। लोग इसको रटते रहते हैं, आप एक बार समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। कॉन्सेप्ट केवल एक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा का चलना, उसको आपने ड्रॉ किया, लेकिन कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण उसमें क्या हो जाना,
झुकाव हो जाना, मुड़ जाना उनका, तो ये पैटर्न आपको प्राप्त हो जाता है। कुछ रटना नहीं है, एक शब्द कहीं नहीं रटना है, सब कुछ आपको ऐसे ही मिलेगा, यही प्रतिरूप है। ऐसे ही आप समझ गए तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं समझ पाए तो आप रटते रहेंगे। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये पूरा यहां से उत्तरी गोलार्ध की ये पवन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन जहां जाके मिलती है उसको कहते हैं ITCZ। नॉर्मल किताबों में आपको ये नहीं मिलेगा, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसको बोलते हैं, है ना, ITCZ। ठीक है, ITCZ के नाम से, जेट फॉर जोन, इंटर, है ना, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन आके मिल जाती है। इसका जब आगे हम मानसून पढ़ेंगे तो वहां पर उपयोग होगा। एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा यहां पर देखना है, मैंने पवन जब बोला था तो हमने कहा था ये क्षैतिज संचलन है, और जब मैंने दूसरा वायुधारा बोली थी तो कहा था ऊर्ध्वाधर संचलन है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन मिला के यहां पर सेल का निर्माण होता है। बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, वो सेल मैं इधर आपको दिखाई दे रहा हूं। तो ये ऐसे सेल बन जाते हैं, ये सेल कैसे बन जाते हैं, जैसे यहां पर एक सेल यहां पर आप बनाइए, यहां से मैंने कहा था ऊर्ध्वाधर पवन भी चलेंगी ना, तो ऊर्ध्वाधर पवन चलेंगी तो एक पवन तो ऐसे चल रही है, ठीक है, दूसरा वो ऐसे उठेगी, ठीक है, फिर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे, तो इस तरीके से एक सेल ये, एक सेल यहां पर, इस तरीके से ये बन जाता है, ये बन जाता है, और ऐसे ही इस तरीके से एक सेल यहां पर बन जाता है। ठीक है, एक सेल यहां पर बन जाता है। ये जो तीनों सेल का निर्माण होता है दोनों गोलार्धों में होता है। जो ऊपर वाला सेल है पोल के नजदीक है, पोल यानी कि ध्रुव के नजदीक, तो इसको हम बोल देते हैं पोलर सेल, बिल्कुल सिंपल सा है। दूसरा जो है इसको हम, जो ये सेल है फेरल महोदय ने इसको दिया था, तो इसको फेरल सेल बोल देते हैं, और इसके बारे में हेडली महोदय ने बताया था तो इसको हेडली सेल बोल देते हैं। नॉर्मली जीएस में ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपसे इतना जरूर पूछा जा सकता है कि हेडली, फेरल और पोलर सेल का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे कि ऐसे ऐसे इन चीजों से इसका वायुदाब से संबंधित है। पवन का जो पूरा वितरण हम देखते हैं, पेटियां देखते हैं, तो उससे ये संबंधित है। तो कोरियालिस बल, फेरल का नियम, ये समझ में आपको आ गया होगा मेरे ख्याल से अब यहाँ पर, और ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पवने तो हमने देख लिया। अब पवने ये कई तरीके के, ये जाल पूरा आपने समझ लिया। इन पवनों के जाल के आधार पर, इन पवनों की प्रकृति के आधार पर हम इसको कई कैटेगरी में, अध्ययन की सुविधा के लिए कई भागों में, प्रकारों में बांट लेते हैं, जिससे हमको आसानी होती है। तो इसका हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, एक ड्रा कर लेते हैं, पवन के प्रकार। पवन के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, टाइप ऑफ विंड्स, पवनों के प्रकार के बारे में हम देख लेते हैं। पवन के प्रकारों की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं, सामान्य तौर पर अध्ययन की सुविधा के लिए। एक पवन होती है जिसको हम कहते हैं भूमंडलीय पवन। क्या कहते हैं, भूमंडलीय पवन। इसी को दूसरा नाम हम देते हैं प्रचलित पवन। क्या देते हैं, प्रचलित पवन। दूसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं मौसमी पवन, मौसमी पवन, और इसको दूसरा नाम देते हैं सामयिक पवन। और तीसरा एक नाम होता है जिसको लोकल विंड्स बोलते हैं,
जिसको हम कहते हैं स्थानीय पवन। क्या कहते हैं? स्थानीय पवन, लोकल विंड्स इनको हम बोलते हैं। ठीक है, अब प्रचलित जो पवन है, प्रचलित पवनों को भी हम कई इसमें पवनें शामिल होंगी अलग अलग प्रकार, जिसमें इसमें एक होता है व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवनें शामिल की जाती हैं, एक एक का डिटेल भी हम देखेंगे। दूसरा इसमें पछुआ पवनें शामिल की जाती हैं, अभी आपने पढ़ा था ना। और तीसरा इसमें ध्रुवीय पवन शामिल की जाती है। एक ये हो गया। दूसरा यहां पर जो मौसमी पवन या सामयिक पवन है, तो जितनी भी जहां पे मानसून के बारे में आप पढ़ते हैं, तो एक मानसूनी पवन इसमें हो जाएगा। दूसरा इसमें हो जाएगा स्थल समीर, स्थल समीर, इसी के साथ आप सागर समीर भी कर सकते हैं। यहां पर पर्वत समीर हो जाएगा, यहीं पर आप घाटी समीर भी कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं एडनावेटिक केटावेटिक में, वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। घाटी समीर। और लोकल जो स्थानीय पवनें होती हैं, स्थानीय पवनों के अंतर्गत बहुत सारी पवनें हैं, जैसे हमारे यहाँ की लू है ना। आपने मिस्ट्रल के बारे में पढ़ा होगा, आपने चिनूक के बारे में पढ़ा होगा, है ना। आपने और बहुत सारे नार्वेस्टर पढ़ा होगा, सिराको पढ़ा होगा, आपने फॉन पढ़ा होगा, आपने बोरा पढ़ा होगा इत्यादि। लगभग 25-30 पवनें हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पवनों के प्रकार के अंतर्गत ये पवन हमको पढ़नी है। सबसे पहले हमको जो प्रचलित पवनें हैं, भूमंडलीय पवनें हैं, उनको देखना है। प्रचलित पवनें या भूमंडलीय पवनों का अर्थ क्या होता है ना। तो प्रचलित पवनें या भूमंडलीय पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती है, अस्थायी होती है। इसी कारण से इनको हम भूमंडलीय पवन की संज्ञा दे देते हैं। इसका एक नाम और होता है जो आपसे पूछा जाता है, वो नाम होता है ग्रहीय पवन। क्या होता है? ग्रहीय पवन होता है। तो एक एक करके हम देखें तो सबसे पहले हम प्रचलित पवनें देख लेते हैं या भूमंडलीय पवनें देख लेते हैं। भूमंडलीय पवन, इसी को ग्रहीय पवन भी कहते हैं, इसी को भूमंडलीय, ग्रहीय, है ना, और अस्थाई पवन भी कहते हैं, है ना। इसी को प्रचलित पवन भी कहते हैं। जो भी नाम दे दिया जाए, अस्थाई है, स्थानीय नहीं है। स्थानीय तो दूसरी हो जाएंगी, अस्थाई मतलब जो निरंतर ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो प्रचलित या अस्थाई, ये सब जितने भी पवन के प्रकार हैं पवन, तो ये सब इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। इसकी विशेषताएं फटाफट आप नोट कर लीजिए। ये पूरे वर्ष चलती है, पूरे वर्ष इनका एक पैटर्न और एक निश्चित दिशा में। तो पूरे साल या पूरे वर्ष आप लिखिए। दूसरी, इनकी जो दिशा होती है, वो दिशा क्या होती है? निश्चित होती है, ये भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। और पूरे ग्रह पर, पूरे पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर चलती रहती हैं, इसी कारण से इनको ये नाम दिया जाता है। और 3 पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, जो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैसे एक है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन के बारे में अगर आपको समझना है तो ये फिगर आप याद रखिएगा। कौन सा फिगर? ये वाला फिगर। यहां पे मैंने आपको बताया था ना व्यापारिक पवन है, तो इतना याद रखिएगा कि ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, इसको क्या बोलते हैं? कल बताया था ना, मतलब पिछली क्लास में। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के मध्य में इन पवनों का संचलन होता है। अगर ये देखिए परिभाषा कैसे दी जाती है। जब किसी टॉपिक को आप समझ लेते हैं तो परिभाषा रटनी नहीं पड़ती है। आपसे कोई पूछे व्यापारिक पवन कैसे चलती है, तो आप ये जो व्यापारिक पवन है आप याद करिए कि उसमें जो हमने मैप ड्रा किया था, जो हमने फिगर बनाया था, उसमें क्या था। तो आपको मिलेगा कि विषुवत रेखा पर एक निम्न वायुदाब का विकास हुआ था और उसके ऊपर ये उपोष्ण कटिबंध है ना, उपोष्ण कटिबंध कल आपको समझाया था, वहां पे एक हाई प्रेशर का विकास हुआ था, तो वहां से पवन चली थी। लेकिन कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वो दाहिनी तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में वो बाईं तरफ मुड़ गई थी। तो
ये हमको पूरब की तरफ से ऐसे लगने लगी थी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन हमने नाम दिया था और यही व्यापारिक पवन है। तो व्यापारिक पवन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के मध्य में संचलित होने वाली, निरंतर बहने वाली, दोनों गोलार्धों में बहने वाली ये पवन है ना। और इसमें जो व्यापारिक शब्द आया तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ये जो व्यापारिक शब्द आता है, जैसे इसमें पहली पवन हम पढ़ रहे हैं व्यापारिक पवन, इसके अंतर्गत तो पहला है व्यापारिक। व्यापारिक पवन का ऐसे तैयार करिए इसको, चलती किससे किसके बीच में है? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, उन्हीं के मध्य चलती हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर से, है ना, विषुवत रेखीय लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेड विंड, ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड जो शब्द है ये ट्रेडिंग से संबंधित नहीं है, ये ट्रेड ये जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का। और ट्रेड का अर्थ होता है निर्दिष्ट पथ, निर्दिष्ट पथ, यानी कि एक निर्दिष्ट पथ पर चलने वाली जो पवन होती है उसको व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड कह देते हैं, है ना। निर्दिष्ट पथ पर ये चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में मिलेंगी। और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन आपको ये मिलेगी दक्षिणी गोलार्ध में। ये उत्तर पूर्वी, ये दक्षिण पूर्वी, और ये निर्दिष्ट पथ पे चलेगी, इसी कारण से इसको हम ऐसा कह देते हैं, ठीक है ना। विषुवत रेखा के समीप ये जब पवनें आती हैं तो दोनों में टक्कर होता है, इधर से ये आई और इधर से ये आई, दोनों आके टकरा गई। और जब ये टकराती हैं, टक्कर से यहां पर क्या होता है? ये वर्षा करती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहां पर जो वर्षा का प्रकार क्या होगा, वर्षण में फिर से पढ़ेंगे, संवहनीय वर्षा करती है। तो यहां पर जब ये टकराती हैं दोनों पवनें, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ की तरफ से जो आ रही है और साउथ की तरफ से, यानी कि उत्तरी व्यापारिक पवन और दक्षिणी व्यापारिक पवन, नॉर्थ ट्रेड विंड और ये है साउथ ट्रेड विंड, ये दोनों जब टकराती हैं तो संवहनीय वर्षा करती है। संवहनीय वर्षा, इनके टकराने से, टक्कर से संवहनीय वर्षा होती है। टकरा के ये ऊपर उठती हैं, ऊपर उठेंगे, टकराव में इनका जो संघनन जो ये कुछ लेके आई हैं वो सब लूज करेंगे और यहाँ पे वर्षा होने लगेगी। वर्षण जब पढ़ेंगे तो वर्षा के जब प्रकार पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा महासागरीय क्षेत्र है, महासागर के पूर्वी भाग से आती हैं, ठंडी समुद्री जलधाराओं के संपर्क में रहती हैं। और पश्चिमी भाग में व्यापारिक पवन जो होती है वो शुष्क होती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में से वो होकर आती है। तो यहां पर आके ये वर्षा करती, वर्षण वाले चैप्टर में ज्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। व्यापारिक पवन के बारे में इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा जो पवन का प्रकार है वो है व्यापारिक पवन के बाद में पछुआ पवन का, ठीक है। तो दूसरा जो पवन का प्रकार है वो है पछुआ पवन। इसी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? जो ये पवनें हम पढ़ रहे थे, इतना तो भूमंडलीय या ग्रहीय या स्थायी पवन, तो इसमें पहला हमने पढ़ लिया है। ये चीज भी ध्यान रखा करिए, पता चले कि पढ़ तो सब गए लेकिन बाद में ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसमें था, तो ये भी गड़बड़ है। तो दूसरा है यहाँ पर पछुआ पवन, ठीक है। तो केवल ये हम एक पहला जो प्रकार है अस्थायी पवन, इसको समाप्त करते हैं और उसके बाद में फिर इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि बहुत ज्यादा ये ना हो। तो दूसरा इसमें प्रकार है पछुआ पवन, तो इसको भी समझ लेते हैं। पछुआ पवन नाम से ही पता है पछुआ पवन है, तो कहां से आएगी? पछुआ पवन पश्चिम से आएगी। और इस फिगर को आप याद रखिए हमेशा, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। पछुआ पवन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, इसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब बोलते हैं ना। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय, ये ध्रुवीय है, उसके बाद का उपध्रुवीय होता है, निम्न वायुदाब की तरफ ये पवनों का प्रवाह होता है। यही तो है, होना ऐसे था, कोरियालिस बल के कारण ये ऐसे ऐसे हो जाती है, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा मुड़ जाती है, तो पश्चिम की तरफ से दिखने लगती हैं। तो ये जो पवन है पछुआ पवन,
ये इसका प्रवाह कहां से होता है बताने की जरूरत नहीं है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब, इतना लिख लीजिए। पूरा मैप में जो चीजें हैं उन चीजों को ध्यान में रखिए। उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर से, और ये चलेंगे किधर, उप ध्रुवीय। कल की क्लास जिन्होंने नहीं देखी होगी तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी अगर डायरेक्ट इस पे जंप कर दिए गए होंगे। उप ध्रुवीय हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चढ़ेगी, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, पश्चिम से नजर आने लगती है। यहाँ पे इसको देखिए ऐसे, ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब, अभी हमने पढ़ा था ना, जो व्यापारिक पवनें थी उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ चल रही थी, और यहीं से एक उधर भी जाती है। भाई ये पवन है, यहाँ पर ये हाई प्रेशर है तो दोनों तरफ पवन, इधर क्षेत्र में भी जाएगी इधर भी जाएगी, तो इधर वाली इधर लो प्रेशर को टारगेट करके चली गई, इधर वाली इधर वाले लो प्रेशर को टारगेट करके, तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर इनका प्रवाह होता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा आप देखेंगे, अगर बहुत अच्छे से आप इसको करना चाहते हैं तो इसको देखिए समझिए। नॉर्थ हेमीस्फीयर में अगर दिशा की बात करें तो कैसी रहेगी ये समझिए। नॉर्थ हेमीस्फीयर में इनकी दिशा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है। उत्तरी गोलार्ध में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है, उत्तर पूर्व की तरफ। और दक्षिणी गोलार्ध में देखिए इनकी दिशा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होती है। देखिए ना, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होती है। उत्तरी गोलार्ध में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है। बात तो समझ में आ गई होगी। ये जो हवाएं हैं, पछुआ पवने हैं, ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास के कारण ये हवाएं तापमान में वृद्धि करती हैं, वहां पर वर्षा का कारक बनती हैं। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का कारण ये हवाएं बनती हैं। इस कारण से बार बार इसको पूछा जाता है। पछुआ हवाएं हैं तो यूरोप में यूरोपीय तुल्य जो जलवायु है उसके विकास का कारण, अब इसको जब हम वर्ल्ड मैप पे समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके विकास का ये कारण बनती है। कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। होता क्या है, कोई पवन जब जा रही है, भागती हुई जा रही, बहती हुई जा रही, और रास्ते में कोई अवरोध आ गया, तो जो भी वो ह्यूमिडिटी लेके आई है वो टकरा के वहां पर वर्षा कर देती है। जैसे पर्वतीय वर्षा कैसे होगी, कोई पवन जा रही, बीच में पर्वत आए, पवन टकराई, उसके पास जो ह्यूमिडिटी है वहीं पर वो गिराना शुरू कर दी, क्योंकि अब आगे ले ही नहीं जा पाएगी। अवरोध आ गया ना, वो अपने रफ्तार से भागी जा रही थी, बीच में अवरोध आ गया। लेकिन जहां पे अवरोध नहीं होगा, स्थलीय अवरोधों का अभाव होगा, तो पछुआ पवनों के साथ ऐसा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जब आप 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में जाएंगे, यहां से लगभग, यहां से शुरू करेंगे इस जगह से और यहां तक लगभग जाएंगे 65 तक। दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कम है, देखते हैं ना। तो उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में तो यूरोप वाला पूरा हिस्सा आ जाएगा। यहां पर कौन सा हिस्सा है, यहां पर पूरा यूरोप का विकास है, यूरोप यहां पर है, यूरोप। तो यहां पर यूरोप में यूरोपीय तुल्य जलवायु का ये कारक बन जाएंगी, उसके विकास का, डेवलपमेंट का कारण बन जाएंगी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में आप मैप देखिए, मैं आप एक बार मैप आपको दिखाता हूं जिससे कि चीजें ज्यादा समझ में आपको आ जाए। इस मैप को देखिए, कुछ समझना नहीं है, सब आपको आता है, लेकिन एक बार मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आपको ये ना लगे कि हवा में चीजें चल रही हैं। सकारण चीजें पढ़िए, और जो ज्योग्राफी का अध्ययन है वो साइंस से कम नहीं है। साइंस में हो सकता है कहीं आप रट भी लें, यहां पे अगर समझेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये ठीक है ना, ये वाली देखिए, ये 0 डिग्री है। इसके उत्तर के हिस्से को, ये पूरे को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध स्थलीय भागों से परिपूर्ण है। पछुआ हवाओं का जो ये है, ये एरिया है, ये देखिए, ये पूरा ये कवर करेगा। तो यूरोप में तो ये खूब प्रभाव डालेगा, और जरा दक्षिण में आके देखिए, यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, स्थल भाग ही नहीं है। तो जब स्थल भाग नहीं है तो यहाँ पे अपनी पूरी रफ्तार से
दे बढ़िया एक्सीलरेटर दबाए जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वश्रेष्ठ विकास इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों का मिलता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तेजी से चलती है, पूरा चीखती चिल्लाती हुई गरजते हुए चलती है, क्योंकि कोई अवरोध नहीं है। आप हाईवे पे गाड़ी डाल दीजिए, डिवाइडर दोनों तरफ बने हुए हैं और भागते हुए जा रहे हैं, रास्ते पे कोई अवरोध नहीं, गाय भैंस नीलगाय कुछ नहीं आ रही है, तो आपकी गाड़ी की बगल से जब आप जैसे कोई जा रहा है और निकलेगी तो एक की आवाज आती है, एक दहाड़ गरजती है, ऐसी हवाएं गरजने लगती हैं 40 डिग्री अक्षांश पे। दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में विकास नहीं हो पाता है, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास गरजते हुए जब ये निकलती है तो उसको गरजती चालीसा बोल देते हैं। कारण यह है कि यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट हो पाया है, कोई स्थलीय अवरोध नहीं मिलता है। और जब 50 पर पहुंचती हैं तो प्रचंड 50 बोल देते हैं, भयंकर 50 बोल देते हैं, प्रचंड 50 बोल देते हैं। और 60 डिग्री अक्षांश, ये देखिए सब स्पष्ट है। 60 डिग्री पे भी तो कुछ नहीं है ना, 50 डिग्री पे भी तो कुछ नहीं है ना, 40 डिग्री पे भी तो कुछ नहीं है, सब खाली है। यहां पर है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो पछुआ पवने जब वहां पे 60 डिग्री के पास पहुंचती है तो कहते हैं चीखती 60, श्रिंकिंग 60s, है ना, फ्यूरियस 50s, रोरिंग 40s, दहाड़ती गरजती 40, प्रचंड 50, चीखती 60 का नाम जो दिया जाता है वो दक्षिणी गोलार्ध में दिया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड के कारण उसमें अवरोध आता है। बार बार ब्रेक लेना पड़ेगा, गाड़ी तेज कहां चलेगी, कैसे आवाज आएगी उसमें। जब स्पीड होगी तभी तो करके निकलेगी ना, ऐसे हवाओं के साथ भी होती है। और ये सारे नाम जो नाविक हुआ करते थे पहले पुराने समय में, ये रोड्स, ये प्लेन्स, ये जो आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं ट्रेन्स का, ये डेवलप नहीं था। सारा व्यापार होता था किसके जरिए, समुद्रों के जरिए। समुद्र में बड़ी बड़ी नावें लेके व्यापारी आते थे, उनको ये सब फेस करना पड़ता था। उनको जब ऐसा महसूस हुआ इधर से गुजरे, हवाएं ऐसे गुजर रही हैं, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया, सिंपल सी बात है। तीसरा जो इसमें जो हम पढ़ रहे थे, जो अध्ययन कर रहे थे, पछुआ पवन हमने देख लिया, पहला हमने व्यापारिक पवन देख लिया, और तीसरा इसमें है ध्रुवीय पवन। इसको देख के फिर इसको ब्रेक करते हैं। तीसरा क्या है, ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन के नाम से ही आपको पता होगा, ध्रुव से आ रही है, ठंडी ठंडी पवनें हैं, और ध्रुव की तरफ से आ रही है। ध्रुव जो होता है नॉर्थ पोल या साउथ पोल, हम देखें टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर हाई होता है, यानी कि ध्रुवों तरफ से ये चलेंगी और कहां आएंगी, उप ध्रुवीय क्षेत्र तक आएंगी। इसको आप देखिए, ध्रुवों से चलेंगी और ये उप ध्रुवीय क्षेत्र है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। आंख बंद करके कॉन्सेप्ट पे चलिए, आराम से आपको सब समझ में आ जाएगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र से उप ध्रुवीय क्षेत्र, ये उप ध्रुवीय क्षेत्र है ना, कल वाली क्लास में बताया था ना, ये ऐसे चलती है। अब ये जो ध्रुवीय पवन होती है, ठंडी ठंडी पवन होंगी, जहां पे जाएंगी ठंडक फैला देंगी, जहां पे जाएंगी सब जाम कर देंगे, बिल्कुल ठंडा ठंडा। दिल्ली वाली जो ठंडी होती है वैसा, अरे कुछ नहीं होती है दिल्ली वाली ठंड। दिल्ली में वास्तव में दिसंबर जनवरी का महीना, बाहर निकल जाओ तो लगता है ना कि सुई की तरह बिल्कुल चुभो के इधर से इधर पार कर दिया। वास्तव में जो गाने में कहा ना, ये प्यार तेरा और दिल्ली की सर्दी, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये दिल्ली की सर्दी इसके आगे कुछ नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट होगी। इतना तो समझ में आ गया है ना। टेम्परेचर कम होता है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि जलवाष्प वही हवा धारण करेगी जिसके पास टेम्परेचर होगा। जो खुद ही ठंडी है वो क्या धारण करेगी, तो इसके पास जलवाष्प धारण करने की क्षमता नहीं होती। जलवाष्प धारण करने की क्षमता नहीं होती है तो ये वर्षा भी नहीं कर पाएंगी। जहां पे जाएंगी ठंडक फैलाएंगी, बर्फीली होंगी, खूब ठंडी होंगी, तापमान हिमांक से नीचे कर देंगी। तो जहां जहां पर जाएंगी सब बिल्कुल ठंडा 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 ये कर देंगी। और आके जब यहां पर आप देखेंगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में इनकी टकराहट होगी पछुआ पवनों से। इधर से आई पछुआ पवनें, इधर से आई, दोनों मिल गई, टकरा गई। जब टकराती हैं तो यहाँ वाताग्र का निर्माण करती है। वाताग्र निर्माण के लिए ठंडी और गर्म पवनें चाहिए ना, तो यहाँ पे ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण होता है। और इसी के सहारे ये जो यहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है, इसी के सहारे, ये ध्यान रखिएगा, ये दिशा उसा तो आपको सब समझ में आ गई ना।
ये उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमीस्फेयर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, साउथ हेमीस्फेयर में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट ये चलती हैं। प्रकृति इनकी क्या होती है, ठंडी होती है। अगर आपसे जलवाष्प धारण करने की क्षमता पूछी जाए तो जलवाष्प ये नहीं धारण कर पाती हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। इतना समझ में आ गया ना। और जब यहां पर पहुंचती हैं तो ये टकराती हैं किससे, पछुआ पवनों से। और ठंडी गर्म दोनों पवनें जब मिलती हैं तो पछुआ पवनों से टकराने के बाद, इसमें ये लिखिएगा, पछुआ पवन और प्लस ये ध्रुवीय पवन, जब ये टकराती हैं तो इससे बनता है इक्वल टू वाताग्र। वाताग्र जनन इनसे हो जाता है। और जब वाताग्र बनता है तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। जब वाताग्र पढ़ेंगे तब आपको समझ में और आएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो अब जरा उस क्षेत्र पे जाइए जहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर आप देखेंगे ये परिस्थितियां पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कहां तक हमने पढ़ा है पहले इसको समझिए, फिर हम बताते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा है, ये देखिए यहां से शुरू किया था हमने, पवनों का प्रकार देखा, मतलब अभी जो पढ़ रहे थे उसमें 3 भागों में इसको हमने बांटा था। और 3 भागों में बांटने के बाद में एक प्रकार था भूमंडलीय पवनों का, दूसरा था मौसमी, तीसरा स्थानीय। हमने भूमंडलीय पवन या प्रचलित पवनों को समाप्त कर लिया है। आगे की जो क्लास होगी उसमें मौसमी पवन और स्थानीय पवनों को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पूरा स्थल समीर, सागर समीर, घाटी समीर पूरा देखेंगे। मानसून जो पवनें होती हैं उनको जितना यहाँ देखना है देख लेंगे। फिर भारत का मानसून भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।